13 सितंबर 2005 लंदन की सड़कें हजारों की तादाद में हर तरफ से भरी हुई थी। लेकिन क्यों ना इंग्लैंड ने कोई वर्ल्ड कप जीता था, ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट, तो क्यों इंग्लैंड के प्लेयर्स उस दिन ओपन बस में विक्ट्री परेड कर रहे थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, क्योंकि इसकी असली शुरुआत सेलिब्रेशन वाले दिन से 2 महीने पहले 21 जुलाई 2005 को ही शुरू हो गई थी, या फिर शायद उससे भी पहले, क्योंकि करीबन 16 साल हो चुके थे और इंग्लैंड ने इन 16 सालों में एक भी एसएस सीरीज नहीं जीती थी। 1989 के बाद से एसएस का मतलब था ऑस्ट्रेलिया की जीत और इंग्लैंड का हार। And the hottest news all around Australia is that the magnificent team to a startling triumph. 3 test matches out of 3. वो चाहे कैप्टन एलन बॉर्डर हो, स्टीव वॉग हो या फिर रिकी पॉन्टिंग, रिजल्ट हमेशा सेम रहता था। ऑस्ट्रेलिया जीतती थी और इंग्लैंड हारती थी। और सच कहें तो उस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन था। ऑस्ट्रेलिया किसी के साथ भी खेले, रिजल्ट हमेशा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही रहता था। शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर से बनी एक ऐसी टीम जिसे आज भी टेस्ट का ग्रेटेस्ट स्क्वाड कहा जाता है। सो आज की इस वाली वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे 2005 की एसएस सीरीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बेस्ट और लेजेंडरी सीरीज बन गई। सीरीज स्टार्ट होने से पहले पूरी दुनिया का यही मानना था कि हर बार की तरह इस बार भी ये एसएस सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। बट इंग्लैंड इस बार बिल्कुल ही अलग मंसूबे में थी। 21 जुलाई को खेला गया क्रिकेट के घर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करती है, लेकिन इनिंग के एंड होते होते इंग्लैंड ने वो कर दिखाया था जो उस वक्त किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंग्लैंड के पेसर स्टीव हार्मिसन ने उस वक्त के प्राइम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को अपने पेस और एक्स्ट्रा बाउंस से मात्र 190 रनों पर ऑल आउट कर दिया। Australia in big trouble. All out 190. Stephen Harmison take a bow. और यहाँ से सबको क्लियर हो गया था कि इस मैच को इंग्लैंड बड़ी आसानी से डोमिनेट करके जीत जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, कमबैक्स आर बेटर देन सेटबैक्स। ग्लेन मैकग्राथ ने अपने पेस और लाइन लेंथ से इंग्लैंड के बैटर्स की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को मात्र 155 रनों के छोटे टोटल पे ही ऑल आउट कर दिया। एंड इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपनी लीड को बड़ी करते चली गई एंड इंग्लैंड को 420 रनों का एक पहाड़ जैसा इम्पॉसिबल टारगेट देती है। बट इसके अगेंस्ट में इंग्लिश बैटर सिर्फ 180 रन ही बना पाते हैं एंड इस मैच को एक बहुत बड़े मार्जिन से हार जाते हैं। And that's the answer. First delivery, he edges it into the slip cord and it's caught. Australia have won, but I'm not absolutely sure all 11 are as happy as they could be. I think they could possibly have preferred if Shane Warne had gotten his 5, but it's another test match and it's another victory. इस हार के बाद सारे एक्सपेक्टेशन जो इंग्लैंड के फैंस और दुनिया भर ने इंग्लैंड से लगा रखे थे, अब वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। इस हार से इंग्लैंड प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे। बट इसके बाद जो हुआ वही इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर रह गई। इस सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त 2005 को एजबेस्टन में खेला जाता है। इंग्लैंड इस मैच में उतरी तो थी स्ट्राइक बैक के इरादे से, बट इस बार फैंस के एक्सपेक्टेशन इंग्लैंड से कुछ खास नहीं थे। मैच शुरू होता है और इंग्लैंड के कैप्टन माइकल वॉग टॉस जीतकर बैटिंग फ्रेंडली पिच पर पहले बैटिंग का फैसला करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही डिसीजन साबित होता है, क्योंकि इंग्लैंड ने केविन पीटरसन के 71 रनों के बदौलत 407 रनों का एक बहुत बड़ा टोटल बना दिया था। लेकिन उस इनिंग में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था एंड्रयू फ्लिंटॉप का, क्योंकि उन्होंने मात्र 62 बॉल्स में 68 रनों की एक तेज इनिंग खेली थी। आमतौर पे जहां टीम ऐसे टोटल्स बनाने में 100 से भी ज्यादा ओवर ले लेती है, वहीं पे इंग्लैंड ने मात्र 79 ओवर में 407 रन बना दिए थे। लेकिन इसके अगेंस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो फ्लिंटॉप और एशले गिल्स के खतरनाक स्पेल के सामने मात्र 308 रनों पर ही ऑल आउट हो गई एंड इंग्लैंड के पास अब 99 रनों की एक अच्छी लीड थी। और अब सबको लग रहा था कि इंग्लैंड इस लीड को और भी बड़ा करेगी और ऑस्ट्रेलिया को 300 से 400 रनों का एक बहुत अच्छा टारगेट देगी। लेकिन इंग्लैंड जब बैटिंग करने आती है तो ब्रेटली के पेस और शेन वॉर्न के मिस्ट्री स्पिन के सामने घुटने टेक देती है और मात्र 182 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। एंड अब इस पोजीशन पर मैच 50-50 हो चुका था, जहां इंग्लैंड के पास चांस था इस सीरीज को 1-1 से बराबर करने का एंड वहीं ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज को 2-0 कर अपनी लेगेसी को बरकरार रखना था। इनिंग शुरू हुई लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स खेल ही नहीं पा रहे थे।
उनकी विकेट एक के बाद एक गिरती ही जा रही थी और एंड आते आते ऑस्ट्रेलिया 220 पर 9 थी और उन्हें जीतने के लिए अब 62 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को एक विकेट चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस सीरीज को इमॉर्टल बना दिया। ब्रेटली और माइकल क्रेस्प्रोविच के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है एंड अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और सबकी नजर इस थ्रिलर और नील वाइटिंग मूवमेंट पर थी। बॉलिंग करने आते हैं स्टीव हार्मिसन जो कि माइकल कैस्प्रोविच को एक शॉर्ट बॉल डालते हैं जो कि जानी तो चाहिए थी बाउंड्री के लिए, लेकिन माइकल कैस्प्रोविच का एज लेकर वो गैरेंट जोन्स के हाथों में चली जाती है। माइकल वहीं पर आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस नील वाइटिंग टेस्ट मैच को मात्र 2 रनों से हार जाती है। Kasprovic on the faces of one player on the field. Victory by 2 runs for England. Harmison has got the wicket. Kasprovic has done what he thought was right. बट इस नेल बाइटिंग और थ्रिलर मैच के बाद चाहे वो इंग्लैंड के फैन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के फैन सब सेटिस्फाई थे क्योंकि उन्होंने शायद ही उस वक्त पर इससे ज्यादा थ्रिलर मैच देखा था। इसके बाद सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो चुकी थी और सबको इंतजार था थर्ड टेस्ट मैच का क्योंकि सबको जानना था कि कौन पहले लीड लेगा। 11 अगस्त 2005 को इस सीरीज का थर्ड टेस्ट मैच खेला जाता है ओल्ड ट्रैफर्ड में, मगर एजबेस्टन टेस्ट के बाद मोमेंटम पूरी तरीके से इंग्लैंड के फेवर में शिफ्ट हो चुका था। लेकिन जहाँ एजबेस्टन वाले टेस्ट में हमें थ्रिलर और कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिला था, वहीं पे ये टेस्ट हमें पेशेंस और स्किल दिखाने वाला था। मैच की शुरुआत होती है और इंग्लैंड पहले टॉस जीतकर फ्लैट पिच पर बैटिंग का फैसला लेती है और कैप्टन माइकल वॉगन के 166 रनों के मास्टर क्लास इनिंग के वजह से इंग्लैंड 444 रन बना देती है, पर इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 302 रन ही बना पाती है। साइमन जॉनसन ने इस इनिंग के अंदर 6 विकेट हॉल लिया था एंड इस बार इंग्लैंड के पास एजबेस्टन वाले मैच से भी ज्यादा लीड थी, बट सबको लग रहा था कि थर्ड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी, पर इस बार वैसा होता नहीं है। इंग्लैंड 280 रन बनाकर डिक्लेयर दे देती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 423 रनों का इम्पॉसिबल सा चेस था एंड ये बात सबको पता थी कि ये टोटल चेज नहीं होगा, बट ड्रॉ की उम्मीद अब भी थी। फोर्थ इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट बिल्कुल भी सही नहीं हुई थी, वो एक पॉइंट पर 96 पे 2 थे, बट इस प्रेशर वाले सिचुएशन में पॉन्टिंग बैटिंग करने आते हैं। उन्होंने लास्ट डे बैक पेन होने के बावजूद 3.5 घंटे के अराउंड बैटिंग की और 155 रन बनाकर इस हारे हुए मैच को ड्रॉ करवा दिया। पॉन्टिंग के सेंचुरी की वजह से भले ही ऑस्ट्रेलिया मैच ना जीती हो, बट आज भी ये उनके एसेस की सबसे बेस्ट नॉक है एंड इस इनिंग के वजह से उन्हें उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। सीरीज अब चौथे मैच पर आके खड़ी हो चुकी थी जो कि नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में होने वाला था। इस मैच के बाद ये तो कुछ हद तक क्लियर होने वाला था कि इस सीरीज को कौन जीतने वाला है एंड ये वही मैच था जहां इंग्लैंड के फ्लिंटॉप ने अपने करियर का सबसे बेस्ट दिया था। मैच शुरू होती है और इंग्लैंड फिर से बैटिंग करने का फैसला करती है। इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स अपनी ब्रिलियंट 50 कंप्लीट करते हैं, बट अभी फ्लिंटॉप की बैटिंग आना बाकी थी। इंग्लैंड शुरू से ही इस मैच में आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर फ्लिंटॉप की 137 बॉलों में 102 रनों की शानदार पारी देखने को मिलती है। Young child will appreciate what this is all about. Well played, Henry Flintoff. Brilliant innings. Standing ovation, everyone on the ground standing up. Throws his helmet and his bat. It's a brilliant 100. Chanceless. That's his 5th Test century, Henry Flintoff. एंड इस शतक के वजह से इंग्लैंड एक पारी में ही 477 रन बना देती है, बट इंग्लैंड के प्लेयर्स यही नहीं रुकते, वो बॉलिंग में भी ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप को फाड़ के रख देते हैं। उस मैच में साइमन जोन्स अपनी डेडली बॉलिंग से 5 विकेट हॉल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को केवल 218 रनों पर ही ऑल आउट कर देते हैं, बट इसके बाद जो हुआ उसने सबकी एक्साइटमेंट डबल कर दी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दे देती है। इमेजिन वो टीम जो पिछले 16 सालों में लगातार 8 बार एसेस का ताज अपने सर पर पहनती आ रही थी और अब उसी टीम को इंग्लैंड फॉलो ऑन दे रही थी। लेकिन फॉलो ऑन में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की और स्कोर को 378 तक लेके गए, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को मात्र 129 रनों का ही टारगेट दे पाती है, जो कि एक इजी टारगेट था, बट इसे भी चेस करने में इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल कर रही थी एंड चेस करते करते उन्होंने अपने 7 विकेट खो दिए थे, बट टारगेट बहुत कम होने की वजह से इंग्लैंड इसे चेस कर लेती है। इस मैच के बाद सीरीज अब 2-1 से इंग्लैंड के फेवर में थी और शायद ये वही मोमेंट था जहाँ इंग्लैंड को 16 साल का इंतजार अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था, बट अभी ऑस्ट्रेलिया के पास चांस
था कि वो ओवल वाले मैच में इस सीरीज को ड्रॉ करवा सकें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि ओवल वाला टेस्ट बैड लाइट के कारण ड्रॉ हो जाता है। बट उस मैच में हमें मैथ्यू हेडन, केविन पीटरसन और एंड्रयू स्टोर्स के बल्ले से शानदार सेंचुरी देखने को मिलती है। वेल, अब इंग्लैंड फाइनली आफ्टर वेटिंग 16 इयर्स ऐसे सीरीज जीत चुकी थी। England have regained the Ashes. एंड इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 16 साल की स्ट्रीक को भी तोड़ दिया था। ये लेजेंडरी सीरीज फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स खत्म हो चुका था, बट इस सीरीज में हमें एग्रेशन, इमोशन, कंट्रोवर्सी, फैन वॉर और मीडिया सब अपने पीक फॉर्म में दिखा, जो कि टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी और भी बढ़ा देता है। ये सीरीज सिर्फ एक नॉर्मल सीरीज नहीं थी बल्कि जंग का मैदान बन चुकी थी, जिसे 2 महीने के एक लंबे बैटल के बाद इंग्लैंड टीम ने जीतकर ऑस्ट्रेलिया के 16 साल के डोमिनेशन को खत्म कर दिया था। एंड इसीलिए जब भी क्रिकेट के ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज की बात होती है, 2005 के ऐसे सीरीज का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता है। वेल, आपका इस सीरीज पर क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना।